हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आज डिले हो गया 5 मिनट्स बिकॉज फर्स्ट डे है आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली आज क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप थ्योरी, उसको थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अगर हो जाता है तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन नोट करो जरा। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, number of number of number of benzene derivative number of benzene derivative structures for C12H18 only structural isomer एंड पार्ट ए है, आपको सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड बताने हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड, और बी पार्ट बताना है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दो क्वेश्चन है। C12H18 में जो बेंजीन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर है वो कितने होंगे, सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। आदित्य, कितना आंसर आया इस फर्स्ट प्रॉब्लम का? 45। डाई सब्स्टिट्यूटेड 45 हाँ, एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड 47। अच्छा, वो आपने क्वेश्चन किया था क्या, जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे हाँ में ये दोनों प्रॉब्लम हाँ दिए थे? हाँ तो आपसे ये फर्स्ट टाइम में हो गया था या मतलब? हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम में ही हुआ था उस वक्त भी। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो जरा इसमें क्या करेंगे। हाँ देखो जरा, सबसे पहले तो C12H18, इसका DU कितना है? इसका DU है 4। अगर आप इसका DU निकालोगे तो कितना आएगा? 4, ठीक है। और बेंजीन डेरिवेटिव के लिए, बेंजीन डेरिवेटिव के लिए बेंजीन डेरिवेटिव के लिए जो DU है वो 4 चाहिए। इसका मतलब 4 DU इसका यूज हो गया। अब बाकी के कार्बन हाइड्रोजन के लिए DU 0 है। तो देखो, वी विल हैव वन बेंजीन रिंग, क्लियर है। बेंजीन रिंग में अगर हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड बताना है, ठीक है, ध्यान से समझना जरा ये। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बताना है तो वी कैन हैव C1 and C5 because we are having extra 6 carbon other than benzene. We can have C2 and C4. We can have C3 and C3. बेटा 6 कार्बन ये है तो दो ग्रुप्स में इसी तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। और अगर मान लो दो ग्रुप होते हैं बेंजीन में तो 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। तो इसके कितने फॉर्म्स होंगे? 3। इसके कितने फॉर्म्स होंगे? 3। इसके कितने फॉर्म्स होंगे? 3। लेकिन जो C5H11 होगा, इसको मैं कितने तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमर लिख सकता हूं? 8 टाइम्स। अरे 1 1 2 4 8 17। C4 को कितने टाइम्स कर सकता हूं? 4। और C3 में याद है, नाउ थिंग्स आर सिमेट्रिक, तो क्या होगा? अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, अल्फा बीटा एंड बीटा अल्फा। दिस विल बी 4 ऑप्शंस। तो इन 4 में से अपन कंसीडर कितने करेंगे? 3। तो कितना हो जाएगा? दिस इज 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 प्लस 9, सो आंसर विल बी 45। सो डाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे 45
डाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे 45। ये बेटा किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछो, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। क्लियर है ये? उसके बाद देखो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा, बेंजीन होगा और 3 ग्रुप्स होंगे। 3 ग्रुप्स में आप वी कैन कीप C1 C1 C4 C1 C2 C3 एंड C2 C2 C2। क्लियर है बेटा? हाँ, तो इसमें देखो अब समझना ध्यान से। बेंजीन रिंग में याद रखना C6H3 अगर तीनों सेम है तो इसकी 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर। C3H3X2Y अगर 2 सेम एक डिफरेंट है तो 6 होते हैं। और C6H3XYZ अगर तीनों डिफरेंट है तो बेटा 10 होते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपने करा होगा। नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, अगर 3 सब्स्टिट्यूट है और तीनों सेम है तो 3, अगर 2 सेम और एक डिफरेंट है तो 6, और अगर तीनों डिफरेंट है तो 10। ये आप में से सब लोग ने करा होगा, ठीक है? अब देखो जरा, दिस इज XXY, तो कितने अरेंजमेंट होंगे बेटा? 6, सॉरी, हाँ, 2 सेम 1 डिफरेंट, कितने होंगे? 6। यहाँ पे 1 2 3 मतलब XYZ कितने अरेंजमेंट होंगे? 10। यहाँ पे C2 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 मतलब ऑल 3 आर सेम, तो कितने अरेंजमेंट होंगे? 3। बट अब ध्यान से देखो, इसकी कितनी फॉर्म्स हो सकते हैं? 4, तो इंटू 4। यहाँ पे कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं? 2, तो इंटू 2। और इन सब में क्या है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 24, दिस इज 24 प्लस 20 प्लस 3, दिस इज 47। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड इसके 47 आएंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड 45 एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड 47। एक बार बेटा ये हाँ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी benzene derivative, how many benzene derivative structures are possible for molecular formula C8H10O? only structural isomer, only structural isomer बताने हैं एंड ओनली बेंजीन डेरिवेटिव। सॉल्व करो। ये क्वेश्चन काफी आसान है, बट जेई में बताऊंगा किस फॉर्मेट में आ सकता है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? C8H10O, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं जिनमें बेंजीन रिंग हो। तो बेंजीन रिंग बना के क्वेश्चन हो जाए तो हैंड रेज कर देना। हाँ देखो जरा बेटा, समझना जरा। मैंने जैसे आपको एक ये मंत्र बताया ना, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या बताया था? 1 1 2 4 8 17। ये किसके लिए था? CH3, ये C2H5, ये C3H7, ये C4H9, ये C5H11 और ये C6H13। ये अपन ने काफी यूज करा और अपन को ये पता चला नंबर निकालने में काफी हेल्प मिल रही है हमें इससे। उसी तरीके से ये तो था अल्काइल के लिए, ठीक है?
अगर बेंजीन डेरिवेटिव के लिए चाहिए हो, बताओ बेटा, बेंजीन डेरिवेटिव के लिए, बेंजीन डेरिवेटिव के लिए मिनिमम वो क्या होगा, C6H5, बेटा यस और नो, C6H5, या फिर क्या होगा, इसमें CH2 ऐड कर दो, C7H7, या फिर इसमें CH2 ऐड कर दो तो C8H9। क्लियर है? इसका आएगा 1, इसका आता है 4 और इसका आता है 14। पहले तो ये देख लो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये 1 4 14 मैं डायरेक्टली इसके बाद यूज करूंगा, अपने आंसर आएंगे। सबसे पहले तो ये सीखो ये 1 4 14 ये क्यों आ रहा है। देखो जरा यहां, देखो बेटा, अगर x है, ठीक है, और C6H5 है, तो इसका अगर ये x फिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये x कहीं भी लगाओ C6H5 में तो एक ही फॉर्म आएगा। क्लियर है? बट इफ वी विल इंक्रीज CH2 here, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, अगर CH2 इंक्रीज हो गया तो वी कैन हैव दिस फॉर्म, बेटा यस और नो, एंड वी कैन हैव दीज 3 फॉर्म्स ऑल्सो। चेक करो कैसे, यहां मैं CH3 डाल रहा हूं, यहाँ x, यहाँ CH3, यहाँ x, यहाँ CH3, यहाँ x। एक हो गया ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। तो अगर आपने C7H7 में, अगर आपको C7H7 में बेटा आपको अगर बेंजीन रिंग रखना है ना, बेंजीन रिंग रखना है अलोंग विद अ फिक्स्ड एलिमेंट, तो डेफिनेटली 4 स्ट्रक्चर आएंगे। और अगर x फिक्स रख के आपको C6H5 रखना है, डेफिनेटली बनाएगा। क्या याद रखना, 1 4। अब वो 14 वाला चक्कर और दिखा देता हूं। इफ वी विल हैव 2 CH2, तो देखो बेटा यहाँ देखो, अगर 2 CH2 हैं तो मैं यहाँ पे आपको पहले तो जिसमें दिमाग नहीं लगाना है वो काम कर लेता हूँ। इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसा मैंने बताया है, बनेंगे इसके कितने, 14। ठीक है, तो इसके 14 कौन से बनेंगे, ये हमें बहुत इजीली दिख जाएगा आई गेस। ठीक है, दीज आर 14 स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो 2 CH2 था, तो CH2 CH2X, दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। और ये बार बार नहीं बनाना है बेटा, CH3X, दिस कैन बी सेकंड पॉसिबिलिटी। नाउ CH2 CH3 और यहाँ X, 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 ये हो गया ऑर्थो। ये शायद ये हो जाएगा ना, बिकॉज ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर है? अब देखो बेटा ध्यान से, अब देखो मैं ले सकता हूं CH2X और यहाँ CH3, CH2X और यहाँ CH3, CH2X और यहाँ CH3। क्लियर है बेटा? ये तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये वाले डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गए, ये वाले डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गए, और ये दोनों मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड 2 है, डाई सब्स्टिट्यूटेड ये 3 और ये 3। अब देखो बेटा 6 नंबर बचा है, कोई बताएगा क्या बचा? देखो बेटा 2 मिथाइल और 1 एक्स ले लो, तो 2 सेम और 1 डिफरेंट, उसकी कितनी फॉर्म्स थी? 6। अभी बताया ना मैंने आपको, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर C6H5X है X3 तो 3 C6 सॉरी C6H3X3, C6H3X2Y, इसके 6 आए थे, C6H3XYZ इसके 10। क्लियर है बेटा? सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अब इसके कितने आ जाएंगे? 6। देखो कैसे, एक कार्बन यहाँ X, एक कार्बन यहाँ X, एक कार्बन यहाँ, एक X यहाँ, यहाँ कार्बन, यस और नो। उसके बाद CX और यहाँ कार्बन, CX और यहाँ कार्बन, और CX और C। दीज आर 14। और मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको
दीज आर अनदर 6 स्ट्रक्चर। देखो सी सी एक्स, सी सी और यहाँ एक्स, ये दोनों डिफरेंट हो गए। अब यहाँ आएगा और यहाँ, मतलब आप अगर एक और स्टेप आगे ले जाओगे तो सेम ही होगा। नेक्स्ट सी एक्स सी, फिर सी को रोटेट कर दिया। अच्छा ये तो नहीं पूछना है आपको, तो आप बताओ, मैं 3 6 10 बता दूं कैसे कैसे 3 6 10 आएगा, या ये समझ आ गया? कितने लोग को समझ आ गया है क्वेश्चन? मतलब 1 4 14 आएगा, ये कितने लोग को समझ आ गया? 1 4 14। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को अगर डाउट हो तो सर बेटा पूछो। हाँ सर इस केस में ईथर का भी स्ट्रक्चर आएगा ना? नहीं, नाउ दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग ओनली नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 था मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर C6H5 अगर कहीं पे है तो उसका एक फॉर्म आएगा, C7H7 के 4 फॉर्म आएंगे और C8H9 के 14 फॉर्म आएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 ओके डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर है? 1 4 14 ये जो लिखा था 1 4 एंड 14। अब देखो जरा, अब अपन उस क्वेश्चन को करें, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? नंबर ऑफ। हाँ चिन्ह में कोई डाउट है क्या? हाँ, नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर C8H10O। अब देखो बेटा, du इसका अगर आप निकालोगे तो 4 आएगा, बिकॉज 8 कार्बन के लिए 18 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 10 है, तो du 4 है। और बेंजीन के लिए मिनिमम, बेंजीन डेरिवेटिव के लिए मिनिमम du शुड बी 4। क्लियर है? तो जो भी du है वो तो पूरा बेंजीन में यूज हो गया। तो बेटा ऑक्सीजन के लिए क्या बचा? 0। और whenever oxygen is there but 0 du is present for oxygen, then only possibility will be alcohol and ether। क्लियर है? तो अब अगर अल्कोहल हमें निकालना है तो देखना जरा कितना आसान हो जाएगा। अल्कोहल के लिए OH पक्का फिक्स करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? C8H9, और C8H9 की कितनी फॉर्म्स होंगी? 14। सो देयर विल बी 14 अल्कोहल्स। और देखो बेटा ईथर के लिए, यहाँ पे O के साथ यहाँ एटलीस्ट CH3 तो होना ही चाहिए, तो यहाँ क्या बचा? C7H7, एंड इसके कितने फॉर्म होंगे? 4। और O के साथ C2H5 भी तो हो सकता है बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा? C6H5, इसका कितना फॉर्म होगा? 1। अब आप यहाँ पे और नंबर ऑफ कार्बन नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज आपको बेंजीन डेरिवेटिव चाहिए। तो बेटा जो नंबर ऑफ अल्कोहल है वो 14 है, और नंबर ऑफ ईथर कितने? 5। तो योर आंसर विल बी 19। योर आंसर विल बी 19। क्लियर है बेटा ये बात? अब देखो वो 19 स्ट्रक्चर्स होंगे कौन से, ये और देख लो। वो 19 स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे? यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो। हाँ सबसे पहले देखो बेटा, एक फॉर्म तो ये हो सकता है, एक फॉर्म तो ये हो ही सकता है। यस और नो? दिस इज C8H10O, दिस कैन बी वन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, एक ये हो सकता है CH2 CH3 CH2 सॉरी CH2 CH3 और यहाँ OH, दिस कैन बी सेकंड फॉर्म। थर्ड क्या होगा? C2H5 OH, C2H5 OH, या बेहतर ऐसा होगा, रुको 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 रुको, यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, एक तो ये OH हो गया है ना, ये OH हो गया, 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 ये OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये OH, सब जगह X की जगह क्या आ जाएगा? OH।
सो दीज आर 14 एल्कोहल्स, है ना। अब देखो ईथर कितने आए थे, OCH3 वाले, OCH3 वाले, तो यहाँ OCH3, OCH3, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, CH3, OCH3, और यहाँ CH3, यहाँ पे OCH3, और यहाँ पे CH3, ये तो हो गए OCH3 और ईथर हो गए। ठीक, ये भी तो हो सकता है CH2OCH3, दिस कैन बी वन ऑफ द फॉर्म। तो इन सब में OCH3 टर्मिनल पे है। OCH3 वाले आप चेक कर लो, 4 आए थे, ये 4 बन गए। OC2H5 वाला एक ही आएगा। होपफुली ये 19 स्ट्रक्चर सबको समझ आ गए होंगे। अच्छा बेटा, जेई में कैसा क्वेश्चन आता है सुनो। जेई में आ जाएगा C8H10O, इसमें ऐसे कितने स्ट्रक्चर हैं जो सोडियम मेटल टेस्ट दे रहे हैं, जो सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव दे रहे हैं। तो बेटा सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा, जो अल्कोहल होगा या फिनॉल होगा। तो बोल देगा ऐसा एक्स है। उसके बाद बोलेगा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव दे रहे हैं वाई। तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट वो देंगे जिसमें फिनॉल रिंग होंगी, मतलब जिसमें रिंग से वो जुड़ा होगा। समझ गए। तो इस तरीके के जेई में क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें साइड रोल में रहेगा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर निकालना। अगर आप स्ट्रक्चर ही नहीं निकाल पाओगे तो डेफिनेटली फिर आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अच्छा ये बताओ, किसी का आंसर 19 आया था क्या इसमें? करेक्ट आंसर विल बी 19। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, number of benzene derivative structures, benzene derivative structures only structural isomer, only structural isomers for molecular formula C8H11N, C8H11N। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसका आपने एक सेपरेट नोटबुक चाहिए होगा, ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ क्वेश्चंस के फॉर्म में ही होगा ये। तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप एक सेपरेट नोटबुक में करते जाना, बिकॉज अभी जेई का डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, number of benzene derivative structure only structural isomer for molecular formula C8H11N। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। C8H11N, ठीक है। तो DU डेफिनेटली इसका कितना है, 4, और DU 4 है, और आपको बेंजीन डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी, बिकॉज नाइट्रोजन के लिए तो क्या है, DU 0, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन होगा बेटा, और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको बेंजीन रखना है तो सारा का सारा DU तो उसी में यूज हो गया। तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन के लिए आप क्या फिक्स करोगे, NH2 फिक्स करा तो क्या आएगा, C8H9 14, NHC1 तो क्या आएगा, C7H7 4, NHC2 you can fix C2 also, so C6H5 1। now we can have 3 डिग्री अमाइन as well, but यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5 तो 1। so basically we will have 1 डिग्री अमाइन 20 स्ट्रक्चर, सॉरी 14, 2 डिग्री अमाइन 5 स्ट्रक्चर, एंड 3 डिग्री अमाइन 1 स्ट्रक्चर। ये सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई तकलीफ इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
which is our correct? पहला स्टेटमेंट, Cn minus is a ambidented ligand, but CO is a non-ambidented. ये अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, Al F6 3 minus Al H2O whole 6 3 plus. This complex is more stable. Stability of complex, ठीक है। तीसरा, CO is a sigma donor and pi acceptor ligand. Sigma donor and pi acceptor ligand. Fourth, bond order in CO, bond order in, ये BF3 है, BF3 CO complex, bond order in BF3 CO complex in CO bond is greater than 3. ये बेटा 4 ऑप्शन है, इनमें से बताओ कौन कौन से सही है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। साइनाइड आयन इज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड, बट CO इज अ नॉन एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्लियर है। AlF6 3 माइनस और AlH2O होल 6 3 प्लस में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है। CO is a sigma donor and pi acceptor ligand, and bond order in BF3 CO complex in CO bond is greater than 3. बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अपना आंसर कर सकते हो। हाँ देखो जरा बेटा, फर्स्ट C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड इस तरीके का होता है, अगर आपको मालूम हो तो। दिस इज द साइनाइड। C पे भी एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होगा, वर्सेस CO में ये डेटिव बॉन्ड होता है, तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या होगा, माइनस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा, इन दोनों में देखो, सुनो, एम्बिडेंटेड लिगेंड का बेसिक डेफिनेशन आप सबको पता होगा। देखो सुनो, ये कंपलसरी है तीनों कंडीशन, दैट शुड बी मोनोडेंटेड लिगेंड। उसमें क्या होना चाहिए, वो मोनोडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, कंपलसरी है। दूसरा, मोर देन 1 डोनर साइट्स होनी चाहिए, ये भी आप सभी को पता होगा। और आपको यही पता होगा बस। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो आप बोलोगे सर ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट हो। बेटा एनीबॉडी विद एनी अदर कंडीशन, अगर किसी को लग रहा हो तो बताओ।
अब सुनो ध्यान से, देयर इज थर्ड कंडीशन एज वेल, difference in electronegativity, difference in electronegativity of donor sites should be small. अब आप बोलोगे सर कितना है स्मॉल, सो इट इज अराउंड, इनका डिफरेंस 1 से छोटा हो, मतलब 0.7 0.8। एक्चुअली में देखो जरा क्या गेम है। अब सबसे पहले तो ये बताओ व्हाई इट इज मोनोडेंटेड, व्हाई इट इज मोनोडेंटेड, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, कौन एक्सप्लेन करेगा, व्हाई इट कैन नॉट बी बाइडेंटेड, व्हाई इट कैन नॉट बी बाइडेंटेड। सर वो 3 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी इसलिए सर। ओके ओके परफेक्ट। तो अब सुनो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 मेंबर्ड रिंग तो बनती है, मतलब समझना। अब यहाँ पे एक अपन को इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है बेटा, कि देखो सुनो, अनस्टेबल होना और ना होना, देखो अगर ये मान लो अनस्टेबल हुआ, बट ये अगर है, समझो अनस्टेबल है अगर, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा इसका जो बनना होगा वो टफ होगा, या बट इसका एग्जिस्टेंस तो होगा। अगर इसका एग्जिस्टेंस होगा तो इट कैन बी बाइडेंटेड, बट एक्चुअली में मैं क्या बोल रहा हूं, इसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, जबकि इसका एग्जिस्टेंस होता है। एक्चुअली में बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनो, एक्चुअली में ध्यान से सुनो क्या होता है। यहाँ पे ये इसलिए बन जाता है कार्बन, क्योंकि कार्बन को कैटेनेशन करना है, कार्बन को क्या करना है, कैटेनेशन, और कार्बन के बॉन्ड एनर्जीज बहुत ज्यादा होते हैं, कार्बन के बॉन्ड एनर्जीज बहुत ज्यादा है, तो कार्बन का ये समझना, ये एग्जिस्ट करेगा बट अनस्टेबल होगा। क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा बट अनस्टेबल होगा। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर कोई मेटल के साथ, ये बताओ जिस तरीके का अफेक्शन बॉन्ड्स बनाने के लिए कार्बन का है, वो एक मेटल के लिए थोड़ी ना होगा। मेटल तो अपना आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है, वहां पे इंट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, कार्बन के लिए तो यही है। तो ये चीज आप समझना, अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहीं 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, और सुनो कुछ इस टाइप की सूडो 3 मेंबर्ड, देखो जरा कुछ इस टाइप्स की रिंग बेटा, बेटा यहां देखो कुछ इस टाइप्स की रिंग, ये भी एक्चुअली में 3 मेंबर्ड रिंग है। ये मत बोलना सर दिस इज 4 मेंबर्ड, एक्चुअली में दिस कार्बन इज sp। अगर ये कार्बन sp है तो ये तो 3 मेंबर्ड फॉर्म हुआ ना। तो ये सब रिंग्स आपके जिनका फ्रेम 3 मेंबर्ड है, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बनते ही नहीं है। और जब बेटा ये बनेंगे नहीं तो ये आइसोलेट नहीं होगा, और जब ये आइसोलेट नहीं होगा तो ये लिगेंड और ये लिगेंड, इस तरीके के सारे लिगेंड, ठीक है, मोनोडेंटेड होंगे। तो बेटा ये कंडीशन तो आपकी फिट बैठ गई। मोनोडेंटेड है, मोर देन 1 साइड्स है। अब नाउ वन मोर थिंग, आप देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये बेटा। ये सी दे सकता है, या तो ये देगा अब, या ये देगा। तो बेटा यहाँ पे आइदर दिस और दिस, बेटा समझ गए। तो क्या डिफरेंस है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। आप देखो साइनाइड इज अ बाइडेंटेड, देन यस CO शुड बी बाइडेंटेड, बिकॉज ये डिफरेंशिएट होता है इस थर्ड फैक्टर से। एंड थर्ड फैक्टर बच्चों को नहीं पता होता, वो डायरेक्ट रटे रहते हैं कि CO इज अ मोनोडेंटेड। बट क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे जो डोनर एटम है, समझना ध्यान से समझना, ये अगर डेंटिसिटी है कार्बन की और ये है ऑक्सीजन की, ठीक है, ध्यान से देखना, बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन में डेंटिसिटी ज्यादा किसकी है, डोनर टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, कार्बन की। और यहां कहीं होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के नीचे होगा फ्लोरीन। तो बेटा अब ये तो देगा ही देगा, ये तो देगा ही, बट सेकंड ये भी देता है। सो दिस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स शुड बी मोर। आप ऐसे सोचो जैसे एक घर में 2 लोग हैं, समझना ध्यान से,
एक घर में 2 लोग हैं और एक खर्च करता है मान लो मंथ में 20 के और एक करता है 25 के, तो इनका जो खर्च करने का टेंडेंसी है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल। तो जब भी कोई खर्चा करना होगा या तो ये कर देगा या ये कर देगा। क्लियर है? बट अगर मान लो एक खर्च करता है 20,000 और एक खर्च करता है 2,000, तो बताओ ये दोनों खर्च करेंगे क्या? कोई अगर मान लो कोई 5,000 का एक्सपेंस आएगा तो ये दे देगा बट ये थोड़ी ना देगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होगा तो उनका डोनेटिंग टेंडेंसी में डिफरेंस ज्यादा होगा। फिर क्या होगा, जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है वही डोनेट कर देगा, दूसरा वाला डोनेट ही नहीं करेगा। सो दिस थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे सर ये पता कैसे चलेगा? तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.5। ऑक्सीजन का कितना है? 3.5। तो दिस डिफरेंस, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन वन, तो डेफिनेटली वो नहीं होगा। अब और कॉम्बिनेशन बना सकता है कोई, देखो ऐसे हाइपोथेटिकल कॉम्बिनेशन बना सकता है जी कि ए बी एक लिगेंड है ना, इसका एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। बताओ ये बाइडेंटेड होगा या नहीं होगा? सॉरी, एम्बिडेंटेड होगा या नहीं होगा? बेटा देखो कितना सुंदर क्वेश्चन बन गया। दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 2, तो अब क्या होगा? दोनों देंगे ही नहीं, सिर्फ ए देगा। यहाँ पे डोनर एटम सिर्फ ए होगा। सो दिस डिफरेंस शुड बी लेस देन 1। और इनफैक्ट पता है जो ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, सी और एन में 0.5 होता है और सी और ओ में 1 होता है। 1 के ऊपर पक्का नहीं होगा, 1 पे भी नहीं होगा, 0.5 पे होगा, तो 0.6 0.7 में भी होता है। सो बेसिकली यू कैन से कि जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए। होपफुली ये आपको समझ आएगा, बहुत समझ आ गया होगा। बहुत ही सुंदर ऑप्शन था ये। साइनाइड इज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड बट सीओ इज अ नॉन एम्बिडेंटेड। ये ऑप्शन आपका सही है। देखो लकीली आपका सब सही था, ठीक है, आप सबका आंसर ए आया होगा। बट आपको पता है कि इसमें हमने क्या नया सीखा। अब देखो जरा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन तो सही है, सबका आया होगा ये। कोई ऐसा है जिसका ये ऑप्शन ना आया हो? ये तो बहुत इजी है। H2O is a stronger ligand than fluoride ion। बेटा बोलो, कोई ऐसा है क्या जिसका सेकंड ऑप्शन ना आया हो? ऐसा कोई नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन तो सबका आया होगा। और सुनो अच्छी बात क्या है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। इट मींस तुम्हारा क्वेश्चन अब हो गया है गलत। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है? कोई बता सकता है कि अब मैंने जब बता दिया आंसर, तो जब मैंने आंसर बता दिया तो अब कोई बता सकता है? सर AlF6 3- में वो कोवैलेंट सॉलिड होता है, मतलब 3D नेटवर्क सॉलिड होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा ही होगी ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। नो, वो जो सॉलिड बोल रहे हो ना बेटा, वो AlF3 होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये तो फ्लोरिनेटेड सॉल्यूशन में बनेगा, ये वो नहीं है जो आप बोल रहे हो। एनीबडी विद द डिफरेंट एक्सप्लेनेशन? देखो सुनो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स is directly proportional to strength of the ligand। ये स्टेटमेंट अपन ने सीखा है ना, ठीक है। ये स्टेटमेंट जेडली में भी लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है। अब समझो ध्यान से, वैलिड ओनली इन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट
आप ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपने करे होंगे, ठीक है, वो सब इस कॉन्सेप्ट पे आपने ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के करे होंगे। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता है आपका D1 से D9 तक। बेसिकली कौन सी फैमिली? स्कैंडियम से लेके कॉपर तक वाली। जो जिंक फैमिली होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ऐसा क्यों बेटा? अच्छा, अब इतनी हिंट देने के बाद भी किसी को चमका क्या? क्या है? एनीबॉडी इज हैविंग एक्सप्लेनेशन? इतनी हिंट देने के बाद मैंने ये बता दिया है कि ये मिसकंसेप्शन होता है कि हमेशा सही है, बट दिस इज द केस। आपने हमेशा जो भी देखो मार्केट में क्वेश्चन अवेलेबल है वो ट्रांजिशन मेटल के लिए, अपन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखते हैं, अपन आंसर कर देते हैं। देखो ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों होता है, समझो। जो 5 ऑर्बिटल होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, उनमें होती है स्प्लिटिंग। उनमें क्या होती है? स्प्लिटिंग। 3 T2G ऑर्बिटल आ जाते हैं नीचे और 2 TZ ऑर्बिटल चले जाते हैं ऊपर। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ज्यादा, ये डेल्टा O था, जितना ज्यादा डेल्टा O होगा उतना ज्यादा CFSE होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो दिस इज द लॉजिक। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ज्यादा ये गैप क्रिएट होगा, जितना ज्यादा गैप क्रिएट होगा उतना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। तो बेटा उसके लिए डी ऑर्बिटल तो मांगता है ना, डी ऑर्बिटल तो होना चाहिए। जब डी ऑर्बिटल होगा तभी तो उनका स्प्लिटिंग होगा, तभी तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा होने से T2G नीचे जाएंगे, तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बेटा ये बात समझ आ रही है? तो होता क्या है, हम इतना इसको इतना यूज कर चुके हैं ना कि इसकी लिमिटेशन भूल जाते हैं। तो ये बात एक याद रखना कि अगर डी ऑर्बिटल नहीं है या डी अगर पार्शियली फिल्ड नहीं है तो ये इस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है यार। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का यही मतलब था ना कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर ज्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर ज्यादा है तो फिर आपका CFSE ज्यादा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा। बट अब समझो, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अगर हम इससे सिर्फ हम डी ब्लॉक वालों को कर सकते हैं तो अभी आपने क्वेश्चन दिया उसको कैसे करेंगे? तो देखो उसको करने का तरीका, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स is directly proportional to electrically neutrality of central atom। बेटा समझो एक्चुअली में गेम होता क्या है, देखो ध्यान से समझना। और ये कब कब आपको लगाना है? ये लगाना है आपको F ब्लॉक एलिमेंट, बहुत प्यारा। आप देखो जेई मेन में भी F ब्लॉक के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। क्लियर है? F ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, क्लियर है इतना? प्लस ऑब्वियस सी बात है D ब्लॉक। D ब्लॉक का कौन सा? D10, मतलब ZnCdHg वाला। फिर अगर ये है, अगर ये है, देखो जरा ध्यान से समझना। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है बेटा? दोनों में एल्यूमिनियम 3+ है। तो अब जो अपना सेंट्रल एटम में वो इसमें आ रहा है, मतलब वी विल चेक विद दिस ओनली। अब यहाँ पे क्या है? 6 फ्लोराइड। 6 फ्लोराइड क्या है? 6 फ्लोराइड। अब देखना बेटा ध्यान से, ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब होता है इस तरीके का बॉन्ड बनाना। क्लियर है? और इस तरीके का अगर बॉन्ड बनाना तो आपको भी मालूम है कि ये नेगेटिव चार्ज तो इनका चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया।
तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अगर फॉर्मल चार्ज आप बनाओ, अगर आप फॉर्मल चार्ज बनाओ तो यहाँ पे क्या आएगा हर बॉन्ड से? नेगेटिव चार्ज। अरे आपको मालूम होगा ना, डेटिव बॉन्ड को वी कैन रिप्लेस लाइक दिस। बोलो। तो ये यहाँ प्लस आया और माइनस था तो सब कैंसिल हो गया। अब बताओ इसमें जो चार्जेस हैं वो कितने हैं? अभी फॉर्मल चार्ज इसका क्या है? -3। जब आप वाटर इनको डोनेट करोगे, जब आप इसको 6 वाटर डोनेट करोगे, जब इसको 6 वाटर डोनेट करोगे तो कुछ ऐसी स्टोरी होगी। और अगर आप इनका फॉर्मल चार्ज देखो तो माइनस 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 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस 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 और प्लस। क्लियर है? अब इस पे सेंट्रल एटम पे अभी भी कितना चार्ज है? -3। अब बताओ कौन ज्यादा न्यूट्रल हो जाएगा? दिस न्यूट्रल फ्लोरीन will withdraw more electron, this neutral fluorine will withdraw more electron, or this oxygen? बोलो। दिस न्यूट्रल फ्लोरीन विल विड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा? वो उतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा, ये वो उतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा। और आप ये मत बोलना सर दिस इज ऑक्सीजन प्लस, बेटा दिस इज फॉर्मल चार्ज, दिस इज फॉर्मल चार्ज। बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है कि आप बोलो सर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। सो जस्ट अगर आपको इसके कॉम्प्लेक्स देखना हो तो मैं बता रहा हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो मैं कितनी बढ़िया बात बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्योंकि देखो होता क्या है, जब भी बेटा, जब भी कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज आएगा ना, जब भी कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज आएगा, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो मेटल पे प्लस होगा, फिर लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो लिगेंड का प्लस, लिगेंड पे प्लस और मेटल पे माइनस। तो ओवरऑल जो फॉर्मल चार्ज होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्या आता है? नेगेटिव। अब नेगेटिव को कौन विड्रॉ करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो इलेक्ट्री न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल होता है ये ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ही फालतू बात हो, बहुत फेमस बात है, ठीक है। बट क्या होता है कि अपन ये एनसीईआरटी वगैरह में बहुत ज्यादा दिया नहीं है, तो कई बार जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आप गड़बड़ कर दो। देखो इसमें सब कुछ अपने सिलेबस में, हमें फॉर्मल चार्ज भी आता है, हमें सब कुछ आता है। तो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। जो थर्ड स्टेटमेंट होगा बेटा वो सही है, और फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 134 होगा। बेटा कोई ऐसा है क्या जिसने 134 मैसेज करा हो? 134 मतलब किसी ने मैसेज करा हो, ऐसा कोई है क्या? टू लोगों ने पक्का करा होगा, टू पक्का करा होगा, ठीक है, और 4 छोड़ा होगा मोस्टली, मतलब देखो बेटा। अच्छा कौन बताएगा सीयू इज अ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन है? अच्छा एक काम करो, आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। हाँ देखो जरा बेटा, समझो ध्यान से।
सीओ के बारे में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से सुनो, सुनो जरा। सीओ जो होता है, दिस इज अ 14 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जो 14 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, तो इसका आपको मालूम है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2pz नॉन स्टार, देन सिग्मा 2px, यहाँ 2 2 और 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? और यहाँ पे होता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2pz, फिर होता है सिग्मा स्टार 2px। बेटा समझो जरा, 2 4 6 8 10 12 14, यहां तक ये 14 इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान से समझना जरा, ये मैंने एक्चुअली में किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया है? N2 का, N2। तो ये तो मालूम होगा ना सबको, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2pz2 एंड सिग्मा 2px2। अब बेटा ये होता है इसका होमो, ये क्या होता है इसका? होमो। और ये होता है लूमो। ये क्या होता है? होमो। और ये क्या होता है? लूमो। बेटा यहां तक कोई बात दिक्कत किसी को? दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब अगर बेटा कोई इलेक्ट्रॉन देने होंगे सीओ को, तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन देगा? ये वाले देगा। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा। और अगर लेने होंगे तो किस में लेगा? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड में। तो ये क्या है? लूमो। तो बताओ ये क्या है? पाई स्टार, और ये क्या है? सिग्मा। तो ये क्या हो जाएगा? अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, सिग्मा 1s के इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा ना, तो जो सिग्मा 2px होगा उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा 2px डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2px, एक सेकेंड यहाँ वाई जेड कर दें, यहाँ पे भी वाई जेड कर दो। मतलब इफ मॉलिकुलर एक्सिस इज एक्स देन वाई जेड ये होंगे, यहाँ पे भी एक्स करके यहाँ पे वाई जेड कर दो, वाई जेड। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किस में करेगा? वाई और पाई स्टार 2pz में, इसमें एक्सेप्ट करेगा। इसलिए इसको पता क्या बोल देते हैं? सिग्मा डोनर और एंड पाई एक्सेप्टर। जब भी इसको इलेक्ट्रॉन लेने होंगे तो ये पाई स्टार में लेगा, और जब देने होंगे तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा। तो थर्ड स्टेटमेंट समझ आया क्या? बोलो बेटा, थर्ड स्टेटमेंट समझ आया? कोई तकलीफ इसमें? अब देखो एक बहुत ही शानदार कहानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। थर्ड स्टेटमेंट तो ओके है। हाँ, अब ये बात बन सकती है कि सर ऐसा तो सब में होगा, ये एक्सेप्ट क्यों करता है? तो बेटा दिस कभी भी जब ये होता है तो होमो लोमो जो इंट्रैक्शन है, देखो वो अभी हमें समझ आ जाएगा कि एक्सेप्ट क्यों करता है। देखो जरा ध्यान से समझना, तो ये बात समझ आ जाएगी। नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 4। ये आपको समझ आ गया व्हाई इट इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर? ये क्वेश्चन आ सकता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग आपने सुना होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब देखो मैं आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कवर हो जाएगा, सब कुछ फील आ जाएगा आपको एग्जैक्टली होता क्या है। देखो बेटा आप ध्यान से, एक्चुअली में जो सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया वो गलत था, वो वैसा नहीं होता है। बट यस, हम अपना वैसे ही उसी सिलेबस में है, हमारे पास उसी सिलेबस में है, हम उसी तरीके से बोलते हैं, इसलिए हम सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर बोल देते हैं। जबकि जो एक्चुअल एमओटी जो होता है वो समझो जरा ध्यान से। मैंने ये बताओ सीओ के बारे में, सबसे पहले तो N2 के बारे में। बेटा ये बताओ N2 के बारे में, N2
N2 का होमो कौन था, यहां पे लिख दो। N2 का होमो कौन था, सिग्मा 2p x, है ना। और लूमो कौन था, अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो पाई 2p y पाई स्टार एंड पाई स्टार 2p z। बेटा ये समझ आ गया सबको, ये सबको समझ आ गया। दिस इज N2 वाला, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा वो एक्चुअली में N2 का था। बट बेटा अपने सिलेबस में जो एमओटी है वो होमो एटॉमिक एमओटी है। वो कौन सा है, होमो एटॉमिक। इसलिए हमने सीओ को भी N2 जैसा कंसीडर करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट इन रियलिटी क्या डिफरेंसेस हैं और क्या आपको पता होना चाहिए वो ध्यान से देखो। बेटा जो होमो होता है और जो लूमो होता है, इसका जो लूमो होता है वो तो सेम है, पाई स्टार 2p x, सॉरी पाई स्टार 2p z, पाई स्टार 2p z। और इसका बेटा जो होमो होता है वो होता है एक्चुअल में इन रियलिटी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग significant एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपके जो अभी तक के जितने डाउट्स होंगे ना सब क्लियर हो जाएंगे सीओ से रिलेटेड। आपने ये बात जरूर करी होगी, ये वाली बात, कि सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बेटा आपने 3 पढ़ा होगा। इन रियलिटी दैट इज 2.6, वो एक अलग बात है, ठीक है। बट हमसे अगर जेई में सीओ का बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा, वी विल गो विद N2, तो 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। लेकिन जेई क्या पूछता है कि सीओ से सीओ प्लस बनाया, ठीक है, और N2 से N2 प्लस बनाया। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर बताना दैट इज अ हाइपोथेटिकल थिंग, वो तो एक थ्योरी बेस्ड है, और आपका हेटेरोएटॉमिक का थ्योरी नहीं है। देन वी विल अज्यूम कि भाई होमो एटॉमिक से जाएंगे, देन बॉन्ड ऑर्डर तो अपन जेई में 3 बताएंगे। बट क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर का जेई पूछता ही नहीं है। जेई पूछता है कि इस प्रोसेस में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है और इस प्रोसेस में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, ऐसा क्यों। देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हो गए 13, यहाँ पे कितने 14, और ये कितने हो गए 13। तो देखो ये तो अपन ने सीखा ही था कि इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा तो इसका 2.5 होगा। इसका अगर 3 है, इफ रेफरेंस पॉइंट इज 3, तो बेटा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 प्लस मिलता है। और अगर 3 प्लस मिल रहा है तो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा, उसके निकलने से, दीज आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है। सीओ से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीओ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है और बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है विच इज रिवर्स इन केस ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है इतनी बात। अब देखो बेटा समझना, ध्यान से समझना। अब एक बार, अगर बेटा कोई इलेक्ट्रॉन निकला, निकलने से अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, निकलने से अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाए, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रहा होगा, सॉरी एंटी बॉन्डिंग में रहा होगा। और अगर निकलने से कोई अंतर ना पड़े तो वो नॉन बॉन्डिंग में होगा। और अगर निकलने से बॉन्ड ऑर्डर घट जाए, इसका मतलब वो बॉन्डिंग से निकला होगा। बॉन्डिंग मतलब स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो स्टेबिलिटी घटेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। अगर बॉन्डिंग से हटाया तो ये होगा। अगर आप एंटी बॉन्डिंग से हटाओगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आपने खराब लोग कम कर दिए सिस्टम में। और अगर नॉन बॉन्डिंग से हटाया तो कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बेटा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहते हैं, इन रियलिटी जब सीओ का आप एमओ डायग्राम बनाओगे, जो कि आपको कभी नहीं देखना है, तो सीओ के एमओ डायग्राम में इन रियलिटी वो कौन सा ऑर्बिटल आता है, नॉन बॉन्डिंग। बेटा अगर वो नॉन बॉन्डिंग आएगा तब तो सीओ से सीओ प्लस बनने में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, अगर वो प्योर नॉन बॉन्डिंग है तो। बट वो प्योर नॉन बॉन्डिंग नहीं है। बताओ बॉन्ड ऑर्डर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने पर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट।
इट मींस वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्टेड है, वो शिफ्टेड होता है बेटा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग सिग्निफिकेंट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालने पे स्टेबलाइजेशन हो रहा है। अगर बेटा कुछ अंतर ना पड़ता तब प्योर नॉन बॉन्डिंग होता, और अगर स्टेबलाइजेशन हो रहा है तो वो किसकी तरफ शिफ्टेड है, एंटी बॉन्डिंग की तरफ। और अगर डीस्टेबलाइजेशन हो जाएगा तो फिर वो किसकी तरफ शिफ्टेड होता, बॉन्डिंग की तरफ। बेटा ये बात समझ आई? और लूमो वही है, ये मैं बता रहा हूं, ये बात अगर आप याद रख लोगे काम हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपको फील आ जाएंगे। अब आपको इससे वो भी फील आ गया होगा कि CO से CO प्लस में, है ना, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज क्यों होता है, बिकॉज इन रियलिटी वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हैविंग सिग्निफिकेंट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। अब देखो जरा एक और बात कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, जो ये लोन पेयर है, जो CO पे एक लोन पेयर होता है, CO पे बेटा एक जो लोन पेयर होता है जो ये डोनेट करता है, ठीक है, वो कार्बन वाला करता है बेटा, यस और नो? कार्बन वाला लोन पेयर डोनेट करता है ना। कार्बन वाला लोन पेयर अगर ये डोनेट करेगा तो ये जो लोन पेयर कार्बन वाला है यही डोनेट करेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है यही होमो होगा। अब बताओ होमो क्या है? होमो है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग सिग्निफिकेंट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। तो ये बताओ मेरे को, अगर ये डोनेट कर दिया, अगर ये डोनेट कर दिया, अगर ये डोनेट कर दिया तो मॉलिक्यूल विल स्टेबलाइज और मॉलिक्यूल विल डीस्टेबलाइज, ये बताओ पहले तो बोलो। इट विल स्टेबलाइज। इट विल स्टेबलाइज, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब देखो ध्यान से, ये CO ने BF3 को क्या करा, लोन पेयर जो उसके पास था वो उसने इसको डोनेट करा ना। CO ने BF3 को लोन पेयर डोनेट करा ना, बोलो, अरे बोलो भाई, बोलो। तो अगर ये डोनेट करा तो ये तो 3 से ज्यादा होगा, ये तो 3 से ज्यादा हो गया। अब आप बोलोगे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो? हर एक कॉम्प्लेक्स में, हर एक कॉम्प्लेक्स में CO, बेटा ये इतनी स्टोरी समझ आ गई। हल्की सी बात और बची हुई है, उसको और अपन देख लेते हैं, तो उससे अपन को सिनर्जिक बॉन्डिंग का फील आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 3 4 आएगा, बट अभी फिर भी 4 में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है। क्या एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है? देखो, आप बोलोगे सर ये मेटल है +2, इस CO में इसने इलेक्ट्रॉन दिया, अब बताओ इस CO का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ क्या होगा? इट विल बी ग्रेटर देन 3, इट विल बी इक्वल टू 3, और इट विल बी लेस देन 3। और D, anyone is possible या all are possible, मतलब कोई भी, या कांट से लिख दो, बताओ क्या आएगा? एंड इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। हैविंग D इलेक्ट्रॉन। बताओ बेटा क्या आएगा? अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने सिखाया कि CO ने अगर लोन पेयर दिया तो स्टेबलाइजेशन होगा, स्टेबलाइजेशन होगा तो 3 से ज्यादा होगा। बट इसका आंसर होता है C। ये आपको मालूम है, दिस इज व्हाट सिनर्जिक बॉन्डिंग। और आप क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान से देखना अभी, मतलब आपको मजा आ जाएगा। ये मैं बोल रहा हूं D में इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बैक बॉन्डिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि O पे प्लस है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। आप समझना, देयर आर 2 फैक्टर्स। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। CO जो है वो आपका सिग्मा डोनर है,
सिग्मा डोनर, एक्चुअली में सिग्मा डोनर भी नहीं है, ये जो डोनेट कर रहा है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैविंग एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, ये डोनेट कर रहा है। बेटा बताओ, तो इससे बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस थिंग। जो पहला सिग्मा बॉन्ड बना रहा है उससे सीओ का बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज और विल डिक्रीज, बताओ। उससे तो इंक्रीज होगा। इतनी बात समझ गए बेटा सब लोग? क्लियर। इससे तो इंक्रीज हो गया, बट व्हाट इज द सेकंड थिंग जो सीओ में स्पेशल बात है? सीओ में जो स्पेशल बात है वो ये है कि ये मेटल से जुड़ गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन है, जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन है वो इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में, बिकॉज इसके पास लूमो कौन सा है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, वो आपका पाई स्टार है। ध्यान से समझना जरा, वो पाई स्टार है, तो ये पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ले लेगा बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है। तो अब जो सेकंड थिंग है, सीओ इज अ पाई स्टार एक्सेप्टर, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? सीओ का बॉन्ड ऑर्डर शुड डिक्रीज। तो बेटा एक कॉन्सिक्वेंस, एक थिंग ऐसा जा रहा है कि जिससे 3 से इंक्रीज हो जाए और दूसरा उसको नीचे ला दे रहा है। अब बताओ, आप कैसे बताओगे इन दोनों में जो ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर है वो कौन सा है? देखो कितनी सुंदर बात है बेटा। ये कैसा है? जब एक्सेप्ट कर रहा है वो प्योर एंटी बॉन्डिंग है। जब एक्सेप्ट कर रहा है वो प्योर क्या है? वो प्योर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो एक्सेप्ट कर रहा है वो प्योर है, और जब डोनेट कर रहा है वो पार्शियल है। तो बताओ, डोनेशन से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या एक्सेप्टिंग से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा? बोलो। देखो, जब सिग्मा डोनेट कर रहा है तो वो उसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, थोड़ा सा उसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन हटाना मतलब स्टेबलाइजेशन, बट उसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है? थोड़ा बहुत है, 10-20%। तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बट जैसे 3 से मान लो 3.1 हो गया, क्योंकि देखो 3 से 3.5 तो तब होता जब वो प्योर एंटी बॉन्डिंग होता। बेटा यस और नो? ये कभी मत बोलना कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 है। कुछ लोगों ने लिख रखा है किताबों में, वो बिल्कुल गलत है। इट इज अ नॉन बॉन्डिंग, बट अगर ये प्योर नॉन बॉन्डिंग होता तो हटाने से कोई अंतर नहीं आना चाहिए। बट अगर आप हटाने से अंतर आ रहा है और बढ़ रहा है तो इट मीन एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो मान लो 3 से 3.2 हो गया। अब बेटा जब वो एक्सेप्ट करेगा एंटी बॉन्डिंग में तो डीस्टेबलाइजेशन होगा, और वो तो प्योर है, उसमें 0.5 की कमी आएगी। तो 3.2 से क्या हो जाएगा? 0.5 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 2.8 के आसपास। बेटा ये बात समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए सिनर्जिक बॉन्डिंग में हमेशा CO बॉन्ड ग्रेटर लेस देन 3 होता है, बिकॉज एक्सेप्टिंग वाला जो फैक्टर है दैट इज मोर डोमिनेटिंग। बेटा किसी को कोई तकलीफ इस फैक्ट में? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फील भी आया होगा कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का जो बेसिक लॉजिक है वो क्या है। किसी को कोई डाउट? आदित्य कोई डाउट है आपको? हाँ, हमें दिया था कि सिग्मा स्टार 2s2 हाईएस्ट ऑक्यूपाइड रहता है, हाँ, तो सही है क्या गलत है? क्या सिग्मा स्टार 2s2 2s2 मतलब? नीचे वाला ऊपर आता है, सिग्मा पी से ऊपर आता है सिग्मा स्टार 2s2 किस केस में? CO के। नहीं देखो, अब इसकी आप एमओटी की बात कर रहे हो ना? हाँ इसका एमओटी डायग्राम वो जरूरत ही नहीं है। देखो ये भी समझो अपन ने क्यों, मैंने आपको देखो इसका एनर्जी जो डायग्राम है वो तो मैं बता सकता हूँ हेट्रो का, बट वो अपन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं हेट्रो का कैसे एमओटी होता है वो बोलो तो मैं वीडियो भेज दूंगा अभी, ठीक है? बट हेट्रो का एमओटी इज नॉट इन अवर सिलेबस। बट आप समझो अपने सिलेबस में क्या है। अपने सिलेबस में बेटा ये है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको मालूम है,
आपको पता है लेस देन 3 होना चाहिए, बट इसका फील होना चाहिए ना। तो आपको सिर्फ ये बात याद रखने की जरूरत है CO का होमो लूमो क्या है। बिकॉज होमो मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। देने की बात होगी तो वो देगा, जब लेने की बात होगी तो लूमो मिलेगा। तो उनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। बाकी पूरी एमओटी अगर करना है तो हेटेरोएटॉमिक का तो पूरा एमओटी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, बट जरूरत नहीं है उसकी। हमें ये भी तो देखना है ना कि क्या जरूरत है क्या नहीं है। बात समझ आ रही ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर मॉलिकुलर ऑर्बिटल, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन होमो लूमो। बिकॉज अगर देना होगा तो उसी से देगा, लेना होगा तो उसी मिलेगा। हमें इनर ऑर्बिटल्स की से कोई मतलब नहीं, इनर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। बेटा समझ गए ना ये? हाँ। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है ना वो बातें बताऊंगा अभी, ठीक है। हेटेरोएटॉमिक से रिलेटेड जितनी बातें इंपॉर्टेंट होंगी मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो आप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। पहला स्टेटमेंट, NO2 minus can be monodented, bidented ligand, hence it is a flexidented ligand. Second, M AB whole twice small ab 3 plus is having total 11 stereoisomer, where capital AB is bidented dissymmetrical ligand, and small a and small ab are monodented ligand. ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, M A B C D E F या M A 2 B C D E is having total 15 stereoisomer। ठीक है। ए ऑप्शन में फ्लेक्सीडेंटेड एज वेल एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन, FeH2O whole 6 3 plus FeCN whole 6 4 माइनस। इसमें ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक बार समझ लो, देखो सिंपल सा पहले में क्या स्टेटमेंट है, NO2 माइनस बेसिकली मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ऐसा पहला स्टेटमेंट है। ठीक है। दूसरा MAB2 मतलब दो सेम लिगेंड है बट वो डिसिमेट्रिक है, लाइक GLY DMG, और दो मोनोडेंटेड है, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल हो गया। इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर 11 होते हैं। AB आपका बाइडेंटेड है और स्मॉल AB आपका मोनोडेंटेड है। MA2BCDE अब ऑल आर मोनोडेंटेड बट दो सेम है, बाकी सब डिफरेंट है, उसके 15 होते हैं। एंड फोर्थ FeH2O whole 6 3 plus
एंड FeCN6 4 माइनस, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स Fe3 प्लस वाले का ज्यादा है। बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। देखो जरा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो एक्सप्लेनेशन है, पहला NO2 माइनस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा। नाउ देखो, अब बेटा समझना जरा ध्यान से समझना। तो जो NO2 माइनस है वो इन रियलिटी ऐसा है, ठीक है। अब अगर यहां मेटल है तो ये दे सकता है, ये दे सकता है। तो एक्चुअली में आप ध्यान से समझो, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा कब होंगे? जब 4, 5 एंड 6 मेंबर्ड या 5, 6 मेंबर्ड अगर रिंग होंगे, 5, 6 मेंबर्ड अगर रिंग होगा, ठीक है, तो वो हमेशा बाइडेंटेड हो जाएगा। 5 और 6 ज्यादा स्टेबल होते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड कब होगा? फ्लेक्सीडेंटेड होगा मतलब मोनो और बाई दोनों का काम करेगा जब 4 मेंबर्ड रिंग होंगे, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होता है बट पाया जाता है। तो अब वो बाइडेंटेड होगा या मोनोडेंटेड होगा, वो कंडीशनल होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। वो कंडीशंस क्या है अभी बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो 4 मेंबर्ड अगर रिंग बने तो आप बोल देना वो फ्लेक्सीडेंटेड है। क्यों? क्योंकि ये मोनो भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है। आप बोलोगे सर ये तो अनस्टेबल रिंग है, तो मैं बोलूंगा अनस्टेबल है बट एग्जिस्ट करता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 3 मेंबर्ड रिंग एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये क्लियर है। और मोनोडेंटेड कब होगा? जब 3 मेंबर्ड रिंग मिले, 3 मेंबर्ड और सूडो 3 मेंबर्ड। क्लियर है? सूडो 3 मेंबर्ड कौन सा बताया था? वो SCN वाला, समझ गए थे? वो था तो 4 बट दिख रहा था 3 जैसे ही। तो ये स्टोरी है। तो अब यहाँ पे कितने मेंबर्ड रिंग बन रहा है? 4 मेंबर्ड। सो इट कैन बी मोनो और बाई बोथ। सो यस इट इज अ फ्लेक्सी। क्लियर है? तो अब अगर मान लो आप देखो, अगर NO2 मोनो है, मोनो में हो सकता है कि वो कोई O टर्मिनल से जुड़े और हो सकता है N टर्मिनल से जुड़े। अगर मोनो है तो वो एम्बिडेंटेड भी हो गया। तो एक्चुअली में फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बेटा समझ आया? तो NO2 माइनस, देखो NO2 माइनस मोनो क्यों है और बाई दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन इज कंडीशनल। वो कंडीशंस क्या होंगी अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद वही बात लूंगा। तो इट कैन बी मोनो और बाई बोथ। तो यस इट इज अ मोनो बाई। अगर मोनो बाई दोनों होता है तो वो फ्लेक्सीडेंटेड होता है। और अगर वो मोनो है और एक से ज्यादा डोनर साइट है, और बेटा देखो अब अगेन आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो। N का कितना है? 3, O का कितना है? 3.5। so this difference is cyanide ion type, so yes it can be flexi। बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट में तो कोई डाउट होगा नहीं। अच्छा, सेकंड में कितने लोग को डाउट है, कितने लोग को समझ आ गया? सेकंड इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जेई में मतलब बहुत फेमस है। सेकंड अगर किसी को ऑप्शन पूछना हो, सेकंड इज करेक्ट, बट अगर किसी को पूछना हो तो हैंड रेज करो। आई थिंक सेकंड तो क्लासरूम में, ये हर क्लास में ही डिस्कस करा जाता है। बेटा सेकंड कितने लोग को आ गया? 11 स्टीरियो आइसोमर। अच्छा, और आपको इसको ड्रॉ करने में कितना टाइम लगता है?
ड्रॉ करने में कितना टाइम लगता है इसमें? एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो मैंने पैटर्न बना रखा है, पहले मैं सी ऑप्शन बता देता हूँ। देखो जरा मैंने क्या फिक्स पैटर्न बना रखा है, कैसे प्रोसीड करूंगा, ध्यान से देखो। देख लो एक बार, हो सकता है ये मेथड है ये आसान हो। मैंने इसमें क्या बना रखा है, देखो। सबसे पहले मैं पेयरिंग करूंगा अपोजिट रखने के लिए। सबसे पहले तो दो शुरू के दो क्या है, ए, फिर क्या है BC, फिर क्या है DE। फिर मैं हमेशा पहले दो को फिक्स कर दूंगा, तो ए फिक्स है। फिर मैं इनको इंटरचेंज करूंगा, तो BD एंड CE। ए को फिक्स करके अभी और मिल जाएगा, अभी बी के साथ डी लिया, बी के साथ ई ले लेंगे, तो सी के साथ यहाँ डी आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। फर्स्ट पेयर को फिक्स करके जितने मैक्सिमम पॉसिबल सेट बनेंगे वो बना लूंगा और फिर फिक्स कर दूंगा। क्लियर इतनी बात? अब मैं क्या करूंगा, देखो ये मैं फिक्स कर चुका हूं। अब मैं BC को फिक्स करूंगा। जब मैं BC को फिक्स करूंगा तो बेटा एक ही नया मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों अब सेम हो गए। तो ये क्या होगा, AD और ये होगा AE। अच्छा, ये बेटा किसी को पूछना है क्या? बिकॉज इसका तो मैंने वीडियो भी शेयर करा हुआ है, शायद किसी ने वीडियो देखा क्या चैनल में इसका? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं था, बट ABCD सेम पैटर्न पे। तो BC ये हो गया, BC को फिक्स करके एक हो गया। DE को फिक्स करके क्या होगा, AB एंड AC। उसके बाद DE हो गया, फिर BD फिक्स करा तो होगा AC एंड AE। उसके बाद CE तो आएगा AB एंड AD। उसके बाद BE को फिक्स कर देंगे, BE को फिक्स कर दिया तो आ जाएगा AC एंड AD। तो CD को फिक्स कर दिया तो AB एंड AE। ये नए हो गए सारे। अब देखो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसके जो नंबर ऑफ GI आएंगे वो तो 9 होंगे। अब देखो इसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, बोलो बेटा, बताओ समझ आया है नहीं? आगे बढ़ा जाए? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। आवाज आ रही है? Hello, sir. So can you repeat the last बोलो भाई, आवाज आ रही हाँ है नहीं? लास्ट पार्ट रिपीट कर सकते हैं क्या? वो वीडियो लैग हुआ था ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बाद। हाँ देखो जरा, जो फोर्थ पार्ट है उसका एक बार देख लो। FeH2O होल 6 3+, FeCN6 4-। ध्यान से देखना, Fe3+ है, यहाँ Fe2+ है, यहाँ पे फील्ड H2O है, यहाँ पे फील्ड साइनाइड है।
तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ये बात एक अपन ने पढ़ी थी। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये दो बातें हमें मालूम है। जब हमें ये दोनों बातें मालूम है तो देखो जरा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर वाले रूल से देखोगे तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से देखोगे तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। आप लोग ने पता नहीं कैसे देखा, कोई बताएगा आपने क्यों आंसर ये भेजा? सर मोस्टली लोगों ने ये आंसर भेजा है। सर आपका वीडियो FeH2 whole six। विजिबल नहीं है। ऐसा क्यों? एक्सक्यूज मी सर। देखो मैं आपका एक और मिसकंसेप्शन रिमूव करता हूं। ये रूल ट्रांजिशन मेटल के लिए कभी मत लगाना। ये रूल ट्रांजिशन मेटल के लिए कभी मत लगाना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ने से ट्रांजिशन मेटल का स्टेबिलिटी कोई अंतर नहीं पड़ता। तो देखो ये एक मिसकंसेप्शन है, ये आप लिख लेना। अब आप बोलोगे सर ये हमने पढ़ा है, अब देखो ये पढ़ा है तो ये ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कई बातों के, बट इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। देखो जरा मैं आपको बताता हूँ एक बार। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखना, stability of complex is directly proportional to